नमस्कार। माँ शारदे के चरण में सादर नमन। दोस्तों, भाषा, व्याकरण और लिपि के अगले पार्ट में हम कुछ और प्रश्न लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है राजभाषा किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। एक होती है संपर्क भाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा और एक होती है राजभाषा। तो इसमें अपना प्रश्न बन रहा है कि राजभाषा किसे कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, इसके पहले लिखा हुआ है राज। राज मतलब सरकार। सरकार के कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं या राजकीय भाषा कहते हैं। सरकारी काम किस किस भाषा में होता है, वो सारी राजभाषा है। जैसे अपना यहाँ पर अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है, ठीक है। अब हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। हिंदी भाषा बनने में भी बहुत बड़ा इतिहास है। कुछ लोग इतिहास में उर्दू को भाषा बनाना चाहते थे। अंग्रेज लोग जब अंग्रेजी शासन था तो फारसी, उर्दू एंड हिंदी का विवाद चला था। और उसमें फारसी तो मूलतः मुगलों की भाषा थी, मुगलों की राजभाषा थी। और उसके बाद में अपने आपके अंग्रेजी शासन आ गया तो अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा थी। और वैसे बाद में हिंदी को बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। बहुत सारे अपने हिंदी के महान विद्वान हुए, जिनके प्रयासों से हिंदी राजभाषा बनी। और उसी में राजकार्य की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। आपको पता है क्या हिंदी राजभाषा है? बिल्कुल है, हिंदी राजभाषा है। और कब बनी ये देखो, एक तारीख है 14 सितंबर। आपको पता है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं हर बार, ठीक है। और हम हिंदी को कुछ न कुछ बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करते हैं। इसलिए 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संविधान में 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक हिंदी भाषा के बारे में ये आर्टिकल है। आपको आर्टिकल पढ़ने चाहिए, इनमें हिंदी भाषा के बारे में बहुत सारा लिखा गया है। तो 14 सितंबर 1949 से हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी भाषा मनाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बन रहा है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। दो होते हैं। प्रथम है मौखिक भाषा, जो बोल के हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। कोई भी भाषा हो सकती है, सभी भाषा बोली जाती है, बोल के व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और दूसरी है लिखित भाषा। जैसे ये भाषा लिखी हुई है, ये लिखी, और जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलने वाली भाषा होगी। इसे हिंदी के भी देख लो, एक तुम बोल रहे हैं ये मौखिक हो गया, और लिख रहे हैं वो लिखित हो गया। तो लिपि के माध्यम से लिख कर व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उसे हम इंग्लिश लिखते हैं और व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार उर्दू है, उर्दू लिपि फारसी है और उससे हम व्यक्त करते हैं। फिर अगला प्रश्न बन रहा है किसी सभ्य समाज का आधार क्या होता है। देखो भाई, सभ्य समाज उसे कहते हैं जो पढ़ा लिखा समाज हो, और पढ़ाई लिखाई वहीं होगी जहाँ भाषा हो। जिस भी भाषा का साहित्य विस्तृत होता है वो सभ्य समाज होता है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी का समृद्ध साहित्य है। संस्कृत है, संस्कृत का भी बहुत बड़ा समृद्ध साहित्य है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जैसे संस्कृत के महाभारत है, रामायण है, वेद है, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। और उसके बाद में कालिदास जी है अपने, जिन्होंने संस्कृत के नाटक लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हिंदी है, तो हिंदी का साहित्य बहुत विस्तृत साहित्य है। आज हजारों लेखक हैं और उसका किताबें वगैरह आती रहती है। इंग्लिश है, अंग्रेजी का शेक्सपियर वगैरह साहित्यकार है, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार है। उसी प्रकार दूसरी भाषाओं की भी साहित्यकार है। जो साहित्यकार होगा वो समाज के बारे में लिखेगा, समाज को एक नई दिशा देगा, ठीक है। तो सभ्य समाज वही होता है जिसकी एक विकसित भाषा हो और जिसका एक विस्तृत साहित्य हो, महान साहित्य हो, सम्राट साहित्य हो, उसको हम किसी ये सभ्य समाज की विकसित भाषा कहेंगे। फिर अगला प्रश्न बन रहा है हिंदी खड़ी बोली ने अपना शब्द भंडार का विकास कैसे किया। मतलब हिंदी में जो शब्द आए हैं ना वो कहाँ कहाँ से आए हैं,
ठीक है। हिंदी में जो शब्द आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं आपको पता है। हिंदी खुद का भी ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जो अपना एक एक ही अपने ही शब्द हो, उसमें बहुत सारी संक्रमण का दौर है और बहुत सारी भाषाओं के शब्द अडोप्ट होते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अंग्रेजी में भी दूसरी भाषाओं के बहुत सारे शब्द है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर हिंदी में 3 प्रकार से शब्द आए हैं। जैसे दूसरी जनपदीय बोलियां हैं वहां से, जैसे अपन राजधानी के भी हिंदी में शब्द है, अवधि के, ब्रज के, और भी है जनपदीय भाषाएं हैं। लगभग 18 भाषाएं उनके शब्द हिंदी में है। जनपदीय 18 बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं जिनके शब्द हिंदी में है। फिर दूसरा है संस्कृत। हमने संस्कृत से एक बहुत बड़ा शब्द बना लिया है। आपको बताइए, एक तत्सम शब्द होते हैं और एक तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं और उनको हमने हूबहू अपना लिया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, वो संस्कृत के शब्द है। जैसे गोधूम संस्कृत का तत्सम शब्द है, लेकिन हमने उसको बदल लिया है गेहूं में। तो संस्कृत के वे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अपने हूबहू अपनाया है, वो तो है तत्सम। लेकिन जिन वो संस्कृत के शब्द जिनको हमने अपने अनुसार बदल लिया है वो है तद्भव। तो जैसे क्षेत्र तत्सम शब्द है क्षेत्र, तद्भव होगा उसका खेत। जैसे तत्सम शब्द है चंचू, उसका तद्भव होगा चौंच। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत विस्तृत है। संस्कृत का बहुत बड़ा भंडार हमने शब्द बना लिया है। और उसके बाद आते हैं समकालीन विदेशी भाषाएं, जो भी अपने जैसे अंग्रेजी थी, पुर्तगाली थी, डच थे, ठीक है, फारसी, अरबी, ये भाषाएं समकालीन भाषाएं थी जिनसे भी हमने बहुत बड़ा शब्दों का भंडार अपने हिंदी में अडॉप्ट किया है। ठीक है, उनके बहुत सारे उदाहरण है, आपको बताइए। डॉक्टर है, कॉलेज है, रेल है, ये अंग्रेजी शब्द है। जिला है, अदालत है, ये अरबी के है। ठीक है, तुर्की के कैंची है, तोप है, ये सब तुर्की के है। ठीक है, पुर्तगाली शब्द है, अनानास है, आलू है। ठीक है, तो ये हमने अरबी भाषा के, अंग्रेजी है, फारसी, अरबी आदि से लिया है। फिर हिंदी व्याकरण के विविध रूप क्या दूसरी भाषाओं के, मतलब इस प्रश्न में ये कहना चाहते हैं कि हिंदी के जो व्याकरण के जो विविध रूप है क्या उन्हें दूसरी भाषाओं से लिए? नहीं, वो नहीं। हिंदी अपने की ही एक विस्तृत व्याकरण बनी हुई है और वैज्ञानिक व्याकरण बनी हुई है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हिंदी का एक मानक रूप बनाया गया है और नियम कानून कायदे हैं हिंदी के भी। अपने व्याकरण में भाषाओं का शास्त्र होता है या भाषाओं के नियम होते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में ये पार्ट खत्म। इसके बाद में अगला पार्ट और आएगा। व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, जोश रखें। थैंक यू।